आज की हमारी चर्चा का विषय है ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। हम सब ने शेयर बाजार के बारे में सुना है कि यहाँ अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका है। बिल्कुल। कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ लगता है कि सिर्फ आप हैं, आपका हुनर है और और पैसा बनाने की असीमित संभावनाएं हैं। लेकिन असलियत में आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग यहाँ पैसा गवा देते हैं। सवाल यही है। क्यों? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और हमारा स्रोत है मार्क डगलस की एक बहुत ही मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन। हाँ, और उसका भी दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है ट्रेडर की गलत उम्मीदें। बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रेडर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ही उसके लिए सबसे बड़ा ट्रैप कैसे बन जाती हैं। मतलब बाजार से क्या उम्मीद करनी चाहिए और क्या नहीं, और कैसे एक गलत माइंडसेट एक ट्रेडर को फाइनेंशियली और इमोशनली तबाह कर सकता है। तो लिए शुरू करते हैं। चलिए इस सफर पर चलते हैं, एक नौसिखिया ट्रेडर की सोच से लेकर एक प्रोफेशनल की मानसिकता तक। तो सबसे पहले इस आकर्षण की बात करते हैं। ये जो ट्रेडिंग की दुनिया है, ये इतनी आकर्षक क्यों लगती है? ये आजादी का एहसास, क्या यही सबसे बड़ा हुक है? बिल्कुल, और आयरॉनिकली यही सबसे बड़ा धोखा भी है। अच्छा। देखिए, बाजार आपको पूरी तरह से रचनात्मक आजादी देता है। कोई ड्रेस कोड नहीं, कोई तय घंटे नहीं, कोई नियम नहीं कि आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है। हाँ, कितना खरीदना है। आप अपने खुद के मालिक हैं। लेकिन इंसान का दिमाग इस तरह की पूरी तरह अनस्ट्रक्चर्ड आजादी के लिए बना ही नहीं है। सही बात है, हमें तो नियमों की आदत है। हाँ, हम नियमों और ढांचों में काम करने के आदी हैं, और जब हमें वो बाहरी ढांचा नहीं मिलता तो हमें एक बहुत मजबूत अंदरूनी ढांचा बनाना पड़ता है। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। एग्जैक्टली, सेल्फ डिसिप्लिन। और ज्यादातर लोग इस जिम्मेदारी को समझे बिना ही इस मैदान में कूद जाते हैं। तो वो जिससे आजादी समझ रहे होते हैं वो असल में मनोवैज्ञानिक अराजकता होती है। मनोवैज्ञानिक अराजकता, ये बहुत पावरफुल शब्द है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या बाजार में नहीं, हमारे दिमाग में है। बिल्कुल। किताब का भी यही मुख्य तर्क है कि हमारा दिमाग ही हमें धोखा देता है, खासकर पर वो हिस्सा जो हमें दर्द से बचाने के लिए बना है। ये ट्रेडिंग में असल में कैसे काम करता है? ये इस अध्याय का मतलब सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारा दिमाग हमें शारीरिक और भावनात्मक दर्द से बचाने के लिए वायर्ड है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना? अगर आप गलती से किसी गर्म चीज को छूती हैं तो आपका दिमाग बिना सोचे समझे आपको हाथ हटाने का सिग्नल देता है। बिल्कुल। अब इसी मैकेनिज्म को ट्रेडिंग में लाइए। जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाने लगता है तो हमारे दिमाग को फाइनेंशियल लॉस का खतरा महसूस होता है। ईबे निकालता है। बिल्कुल। लेकिन ये करता कैसे है? मतलब स्क्रीन पर तो साफ साफ दिख रहा है कि कीमत नीचे जा रही है। हम इस सच को झुटलाते कैसे हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। दिमाग हकीकत को फिल्टर करने लगता है। हाँ, इसे कॉन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा ये सोचकर कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो नीचे जाने लगता है। अब बाजार आपको साफ जानकारी दे रहा है कि आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, और ये जानकारी दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक। तो दिमाग क्या करेगा? वो इस दर्द को कम करने के लिए सबूत ढूंढना शुरू कर देगा जो आपके ओरिजिनल बिलीफ को सपोर्ट करे। अच्छा। आप उन सारी खबरों को इग्नोर करेंगी जो स्टॉक के गिरने की वजह बता रही हैं, और किसी एक छोटी सी पॉजिटिव खबर को पकड़कर बैठ जाएंगे और मन में खुद को समझाते रहेंगे। हाँ, आपका इनर मोनोलॉग कुछ ऐसा होगा, अरे ये तो बस छोटी मोटी गिरावट है, मार्केट मेकर्स छोटे इन्वेस्टर्स को डराकर बाहर निकाल रहे हैं, अभी संभल जाएगा, असल में तो ये खरीदने का और अच्छा मौका है। मतलब हम असल में बाजार को नहीं, अपनी उम्मीदों को ट्रेड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हम हकीकत को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। एकदम सही। और लेखक इसे एक मनोवैज्ञानिक खाई कहते हैं। मनोवैज्ञानिक खाई। हाँ, एक तरफ बाजार की असलियत है जो हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारी उम्मीद कि बाजार को कैसा होना चाहिए। इस खाई को पाटने के लिए हम जानकारी को अपने हिसाब से मोड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को नीचे खिसकाते हैं। हाँ, हम एवरेज डाउन करते हैं। ये सब इसी उम्मीद में कि दर्दनाक सच्चाई का सामना ना करना पड़े। हम एक फैंटेसी में जीने लगते हैं जहां हम गलत हो ही नहीं सकते। ये जो दर्द से बचने की बात है, ये सिर्फ पैसे के नुकसान तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल। मुझे लगता है इसका एक और गहरा पहलू है हमारी ईगो का दर्द। मतलब सही होने की जिद। और ये सोच ट्रेडिंग में जहर का काम करती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि सही होना अच्छा है और गलत होना बुरा। हाँ। जब हम सही होने को अपने आत्मसम्मान से, अपने इंटेलिजेंस से जोड़ लेते हैं
तो हर ट्रेड हमारे लिए एक परीक्षा बन जाता है। अच्छा, अगर ट्रेड मुनाफे में है तो हम खुद को जीनियस समझते हैं, और अगर ट्रेड नुकसान में, तो हमें लगता है कि हम मूर्ख हैं, हम हार गए। बिल्कुल। इस मानसिकता के साथ आप एक छोटा सा नुकसान एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता। वो आपके ईगो पर, आपके सही होने पर एक हमला होता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी सही साबित होने के चक्कर में एक छोटा कंट्रोलेबल नुकसान एक बहुत बड़े विनाशकारी नुकसान में बदल जाता है। क्योंकि हम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते। हम जिद पर अड़ जाते हैं कि बाजार को घूमकर हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और ये सिर्फ अहंकार की बात नहीं है, ये एक तरह का संक कॉस्ट फैलेसी भी है। हाँ, कि अब इतना नुकसान हो ही गया है तो थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद बाजार पलट जाए। ये सोच ही एक पेशेवर ट्रेडर को एक आम ट्रेडर से अलग करती है। एक प्रोफेशनल जानता है कि बाजार को कोई परवाह नहीं है कि आप सही हैं या गलत, बस। वो वही करेगा जो उसे करना है। तो अगर एक सफल ट्रेडर का लक्ष्य हर ट्रेड में सही होना नहीं है, तो फिर है क्या? वो सोचते कैसे हैं? किताब में थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज की बात कही गई है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इसका मतलब है कि आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके सबसे बेहतरीन एनालिसिस के बावजूद भी कोई भी एक ट्रेड नुकसान में जा सकता है। आप भविष्य नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं। आपका काम भविष्य बताना नहीं है। आपका काम है एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या एज खोजना जिसे अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो लंबे समय में आप मुनाफे में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल यही उदाहरण है। एक मिनट, ये कैसीनो वाला उदाहरण सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक ट्रेडर जिसके पास सीमित पूंजी है, वो कैसीनो के मालिक की तरह कैसे सोच सकता है? कैसीनो के पास तो असीमित पैसा है, वो छोटे मोटे नुकसान झेल सकता है। एक आम ट्रेडर के लिए तो लगातार 5-6 गलत ट्रेड का मतलब है खाता खाली। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और यहीं पर ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत समझते हैं। अच्छा, कैसीनो की तरह सोचने का मतलब असीमित पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है दो चीजें समझना। पहली, आपके पास एक एज होना चाहिए, यानी एक ऐसी रणनीति जिसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हारने से ज्यादा हो। हाँ, और दूसरी और सबसे जरूरी, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। कैसीनो हर स्पिन पर अपना पूरा पैसा दांव पर नहीं लगाता। वो जानता है कि हर स्पिन का आउटकम रैंडम है, लेकिन हजारों स्पिन्स के बाद प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में काम करेगी। तो उसी तरह एक ट्रेडर को हर ट्रेड पर अपनी पूंजी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, जैसे 1 या 2% ही दांव पर लगाना चाहिए। अच्छा, तो रिस्क मैनेजमेंट के जरिए आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप लगातार कुछ गलत ट्रेड्स के बाद भी गेम में बने रहें, ताकि आपकी एज को काम करने का मौका मिल सके। सही है। एग्जैक्टली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सोचिए एक ट्रेडर है राहुल। ठीक है। राहुल की एक रणनीति है जो 10 में से 6 बार काम करती है, और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.2 है। यानी जब वो हारता है तो 1 रुपए खोता है, और जब जीतता है तो 2 रुपए कमाता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए इस हफ्ते उसके लगातार 4 ट्रेड नुकसान में चले गए। नौसिखिया राहुल घबरा जाएगा। वो सोचेगा मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है, ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। वो शायद अपनी स्ट्रैटेजी बदल देगा या डर के मारे अगला ट्रेड ही नहीं लेगा। लेकिन पेशेवर राहुल सोचेगा कोई बात नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये पॉसिबल है कि 4 ट्रेड लगातार गलत हों। ये स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है, मुझे बस अपने नियमों का पालन करते रहना है। वो जानता है कि 10 ट्रेड के अंत में 4 नुकसान मतलब 4 रुपए का घाटा और 6 जीत मतलब 12 रुपए का फायदा के बाद भी वो 8 रुपए के मुनाफे में रहेगा। वाओ, ये बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है ना? इसका मतलब है कि आपको हर एक ट्रेड के नतीजे से इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा। बिल्कुल। जीत पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना और हार पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना। जिस दिन एक ट्रेडर नुकसान को पर्सनल फेलियर के रूप में देखना बंद कर देता है और उसे ट्रेडिंग के बिजनेस का एक अनिवार्य खर्च मानने लगता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी दिन उसकी असली तरक्की शुरू होती है। जैसे एक रेस्टोरेंट चलाने वाले के लिए सब्जियां या किराया एक खर्च है, वैसे ही एक ट्रेडर के लिए छोटे छोटे स्टॉप लॉस उसकी लागत है। ये उस बड़े मुनाफे को कमाने की कीमत है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस मानसिकता तक पहुंचने के लिए, यानी प्रोबेबिलिटीज में सोचने और नुकसान को एक बिजनेस खर्च मानने के लिए, एक और चीज बहुत जरूरी लगती है जिसकी बात किताब में की गई है, जिम्मेदारी लेना। हाँ, और ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ। जब तक आप अपने नतीजों की 100% जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप कभी भी एक कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन सकते। ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, जब नुकसान होता है तो वो बाजार को दोष देते हैं। हाँ, बाजार को, अपने ब्रोकर को या ऑपरेटर्स को,
बाजार ने मेरा स्टॉप लॉस हंट कर लिया, या अचानक से बुरी खबर आ गई, मेरी क्या गलती? और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर गलती आपकी है ही नहीं तो आप उसे सुधार भी नहीं सकती। हाँ, अगर बाजार ही आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो आप तो बेचारे एक विक्टिम हैं, आप शक्तिहीन हो जाते हैं। एकदम सटीक। जिस पल आप कहते हैं ये मेरी गलती थी, मैंने गलत समय पर एंट्री ली, या मैंने लालच में आकर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसी पल आप शक्ति अपने हाथ में वापस ले लेते हैं। अब आप अपने एक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी गलती से सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सही बात है। किताब कहती है कि बाजार आपको कभी कुछ देता नहीं और आपसे कभी कुछ लेता नहीं। बाजार तो बस बाजार सिर्फ सूचनाओं का एक अंतहीन प्रवाह है। उस सूचना पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका नतीजा पूरी तरह और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को एक साथ रखें, हाँ, एक ट्रेडर को बाजार से क्या उम्मीद करनी चाहिए? अगर बाजार हमें अमीर बनाने के लिए नहीं बना है, हमें सही साबित करने के लिए नहीं बना है, तो फिर उसका काम क्या है? बाजार का सिर्फ एक ही काम है, अवसरों को प्रस्तुत करना। अवसरों को प्रस्तुत करना। हाँ, हर पल बाजार में खरीदने और बेचने के अवसर मौजूद होते हैं, बस। और कुछ नहीं। वो अवसर आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं, ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आपकी रणनीति क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, और सबसे जरूरी, आपकी मानसिकता कैसी है। बाजार एक तटस्थ आईने की तरह है। वो सिर्फ आपकी मजबूती और कमजोरियों को बिना किसी लाग लपेट के आप पर वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर आप अनुशासनहीन हैं, तो बाजार आपका पैसा ले लेगा। और अगर आप धैर्यवान हैं, तो बाजार आपको इनाम देगा। तो अगर कोई ट्रेडर लगातार पैसा गंवा रहा है, हाँ, तो उसे और ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल। उसे ये पूछना चाहिए कि वो कौन सी मानसिक गलतियां कर रहा है। क्या वो सही होने की ईगो ट्रिप पर है? क्या वो नुकसान से इतना डरता है कि सही मौके पर ट्रेड ही नहीं ले पाता? क्या वो अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है? हाँ। जब तक आप अपने अंदर की इन समस्याओं को हल नहीं करते, आप दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेकर भी पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि दबाव में तो फिर हाँ, क्योंकि जैसे ही दबाव बढ़ेगा, डर और लालच आपके लॉजिकल माइंड को हाईजैक कर लेंगे और आप अपनी स्ट्रैटेजी को छोड़कर भावनात्मक फैसले लेने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग 10% स्ट्रैटेजी है और 90% साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी का फाउंडेशन है अपनी उम्मीदों को कंट्रोल करना और बाजार की असली प्रकृति को समझना। और बाजार की असली प्रकृति ये है कि वो अनिश्चित है। अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता, और इसी अनिश्चितता को पूरी तरह से स्वीकार करना ही एक सफल ट्रेडर की पहली निशानी है। बहुत सही कहा। हम इंसान अपनी जिंदगी में सर्टेनिटी चाहते हैं। हमें गारंटी पसंद है। हाँ, लेकिन बाजार गारंटी की जगह नहीं है, ये संभावनाओं का मैदान है। आपको इस अनिश्चितता के साथ कंफर्टेबल होना सीखना होगा। आपको ये मानना होगा कि आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकती हैं, खुद को। हाँ, खुद को। आप कब बाजार में एंटर करेंगे, आप कब एग्जिट करेंगे, और आप कितना रिस्क लेंगे। एक पेशेवर ट्रेडर का पूरा ध्यान सिर्फ इन्हीं चीजों पर होता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है, उस पर नहीं जिसे वो नहीं कर सकता। तो आज की बातचीत का सार ये है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि खुद के मन से है। बिल्कुल। ये सही या गलत होने का खेल नहीं है, बल्कि अपनी उम्मीदों को काबू में रखने, हर क्रेड से जुड़े जोखिम को बिना किसी भावनात्मक उतल-पुतल के स्वीकार करने और संभावनाओं पर आधारित सोच विकसित करने का नाम है। हाँ, प्रोबेबिलिटीज पर आधारित सोच। किताब का एक दिलचस्प पहलू ये है कि यह बाजार को हमारे मनोविज्ञान का आईना बताती है। यह एक विचार छोड़ जाती है जिस पर गौर किया जा सकता है। अगर बाजार सच में हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, तो किसी व्यक्ति का ट्रेडिंग रिकॉर्ड सिर्फ उसकी बाजार की रणनीति के बारे में नहीं, बल्कि अनिश्चितता, नियंत्रण और आत्म मूल्य के बारे में, उसके गहरे विश्वासों के बारे में क्या बताता है।